सामान्य हिंदी पेपर 2 इसके अंतर्गत आज हम एक नए कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के कहानी का शीर्षक है गुमशुदा की तलाश, जिसकी रचयिता मालती जोशी जी है। मालती जोशी जी प्रमुख रूप से महिलाओं की संवेदनाएं एवं महिलाओं की समस्याओं पर अधिकतर लिखती रही है। तो इनका मैं सामान्य परिचय आपके लिए बता दूं। विशेष बात यह है कि मालती जोशी हमारे ही प्रदेश की जन्मी एक ऐसी रचनाकार है जिसने आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है। तो देखिए उनका परिचय। मालती जोशी जी का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ। इनकी मातृभाषा मराठी रही है, किंतु उनकी शिक्षा दीक्षा हिंदी में हुई है। आगरा विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की और हिंदी में ही उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया है। आरंभ में जोशी जी ने कविताएं भी लिखी है या काव्य की रचनाएं भी उन्होंने की है, परंतु मुख्यतः वे कथाकार के रूप में ही अधिकतर जानी जाती हैं। सहचरणी, राग विराग, समर्पण का सुख, ऋणानुबंध, चांद अमावस का, गोपनीय, पाषाण युग, पटाक्षेप, मध्यांतर, शोभा यात्रा, एक घर सपनों का, मन न भय तजवीज आदि उनकी जो है वो चर्चित रचनाएं रही है। पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं जो है ये सम्मिलित इनकी रचनाएं रहती ही है। जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय भी कई कहानियां, मालती जोशी की कहानियां पाठ्यक्रम में समाहित की गई थी। अर्थात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मालती जोशी हिंदी कथा साहित्य की श्रेष्ठ माफ कीजिएगा कहानीकार रही है या कथाकार रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की है। वे मुख्यतः हिंदी में लिखती रही। मराठी भाषा में भी उनकी पाषाण, परिपूर्ति आदि रचनाएं काफी चर्चित रही है, लेकिन अधिकतर उन्होंने हिंदी में ही रचनाएं की है। कुछ कहानियां इनकी दूरदर्शन पर भी इनका रंग मंचीय या मंचन हुआ है, अर्थात धारावाहिक के रूप में इन्हीं की कथा को लेकर कथा मतलब धारावाहिक बनाई गई है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि नई नई आधुनिक समस्याएं जो विशेषकर महिलाओं से संबंधित है या उस महिला के मनोविज्ञान को, उसकी मनोदशा को चित्रित करने वाली यह प्रमुख कथाकार रही है मालती जोशी। प्रस्तुत जो कहानी है जो आपके पाठ्यक्रम में रखी है वह है गुमशुदा की तलाश। मतलब क्या है कि कोई जो है, कोई व्यक्ति है जो गुम हो गया है और उसकी तलाश है। ये सामान्य अर्थ में है, लेकिन जब ये कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है, हमें ये दिखाई देता है कि आज जो हमारे श्रम है, जो हमारे कर्म है, कार्य है, जिससे हम जो है वो गुमशुदा हुए हैं, उससे हम दूर हुए हैं और उन्हीं की हमको जो है वह तलाश है। जैसे इसके पूर्व कहानी में हमने देखा था, कहानी थी घर की तलाश, उस तरह से गुमशुदा की तलाश। जैसे उस कहानी में हम अपने मूल्य को भूल गए हैं और फिर उसको प्राप्त करने की हम तलाश करते हैं, उसी प्रकार से इस कहानी में, गुमशुदा की तलाश कहानी में भी क्या है कि हम अपने श्रम को, हम अपने कार्य को, कर्म को यह भूल गए हैं, इसलिए गुमशुदा हुए हैं और उन्हीं को फिर से तलाशने की आज आवश्यकता है। यद्यपि कोई कार्य आप करते हो, यद्यपि आप जो कार्य कर रहे हैं, भले ही समाज उसको निम्न स्तर का कहता हो, भले ही, किंतु वह जो कार्य प्रामाणिकता के साथ किया जाता है, ईमानदारी के साथ किया जाता है,
इज्जत के साथ किया जाता है, ईमान के साथ किया जाता है, तो वह छोटा कार्य भी बड़ा होता है, उत्कृष्ट होता है। यही बताने की कोशिश यहाँ पर मालती जोशी जी ने की है। कहानी का शीर्षक है गुमशुदा की तलाश, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। अब क्या है, एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी ये कहानी है, जिसमें ये कहूँ कि जैसे कोई डाइनिंग टेबल, ये जो भौतिक सुख सुविधा की चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधा, देखिए वास्तविक रूप में या मूल रूप में इन चीजों का यद्यपि न होना भी हमारे जीवन में कोई गतिरोध पैदा नहीं कर पाता है। हम बड़ी आसानी से जीवन जी सकते हैं बिना भौतिक साधनों के भी। लेकिन आज आज वर्तमान स्थिति ऐसी बन गई है कि हम जो प्राकृतिक चीजें हैं इसको छोड़कर भौतिक साधनों या सुख साधनों के पीछे लगे हुए हैं। अब ये आप कहेंगे कि सर ये भौतिक सुख साधन क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपका जो है कूलर, आपका आएगा डाइनिंग टेबल, ये सारी चीजें क्या है, भौतिक सुख सुविधा वाली चीज है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, ये इसकी हमेशा यही चाहत है कि घर पर जो है एक मेज हो, या अभी आप देखते हैं जो गुसल खाना, ये आपका जो बावर्ची खाना जिसको हम किचन कहते हैं, उस किचन में किचन बट्टा जैसे आ गया है, और उसी पर जो है खड़े रहकर खाना बनाते हैं। एक इसको आधुनिकता का नाम दिया गया है। वास्तविक रूप में पूर्व में ये पहले ऐसा नहीं था, नीचे बैठकर स्त्रियां जो है खाना वगैरह बनाया करती थी। लेकिन आज इसकी जगह जो है वह क्या है, वो उस कट्टे ने ले ली है, उस ओटे ने ले ली है ना, और उसी पर खड़ा रहकर खाना बनाया जाता है। पहले चूल्हे हुआ करते थे, अब गैस आ गए हैं। अभी पता नहीं, जैसे घर पर जो ओवरकोट जिसको हम कहते हैं वो पहनकर खाना बनाया जाता है। फिर खाना खाने के लिए नीचे हम तख्त पर बैठकर खाना खाया करते थे। लेकिन आज इसकी जगह जो है डाइनिंग टेबल ने ले ली है। आज कुर्सियों पर बैठ कर खाना खाया जाता है। और ये जो परिवर्तन है, ठीक है, ये वास्तविक या आधुनिक जीवन को लेकर अगर हम बात करें तो ठीक है, आवश्यक भी है, लेकिन अत्यावश्यक नहीं है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? आवश्यक है किंतु अत्यावश्यक नहीं है। लेकिन मध्यमवर्गीय परिवार है तो ये आशा करता है कि टेबल आ जाए, या किचन में एक बटा हो जाए, कट्टा जिसको हम कहते हैं वो हो जाए। उसी पर देखिए कहानी आरंभ होती है और उसी का जिक्र यहाँ पर आया है। एक लंबी सी मेज और 4 कुर्सियां, जिसे मैंने डाइनिंग टेबल कहा, उसको ही जैसे एक मेज यानी टेबल को कहते हैं, और 4 कुर्सियां, पर उनकी वजह से वो कमरा ही क्यों, पूरा घर भरा भरा सा लग उठा था। बच्चे खुशी से किलकारियां भरते हुए इर्द गिर्द नाच रहे थे, और गिरीश पास खड़ा प्रसन्न भाव से देख रहा था। देखिए अब क्या है, वहां की परिस्थिति है कि उस कमरे में एक मेज और 4 कुर्सियां आ गई थी, और वो घर जो है अब भरा पूरा सा लगने लगा है। यह भी एक विशेष बात मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मैंने भौतिकता की बात की, 4 कमरे बनाए, बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए। अब उसके लिए वहां पर उतना सामान भी वहां पर रखना होता है, वरना वो कमरा जो है वह हमको जो है खाली खाली सा लगने लगता है। तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए हमें भौतिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई हॉल है जिसको हम बैठक कहते हैं, उसमें यद्यपि सोफा नहीं है, कुर्सियां नहीं है, तो वह हमें खाली खाली सा दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से कमरा जो है भरा पूरा दिखाई देने लगा, और वहां पर खड़ा गिरीश, देखिए पहला पात्र आया है गिरीश, इसको लिखकर लेना है। यह भी बहुत अधिक खुश है, प्रसन्न भाव से जो है ये चीजें देख रहा है, और बच्चे जो है वहां पर खेल रहे हैं, काफी खुश हैं। अब ये कौन बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, आगे आएगा ही। अरे अब तुम लोग चुप भी करो, कोई स्त्री का आवाज है, कोई स्त्री है या उन बच्चों की माँ है, तो कह रही अरे चुप चुप करो, तुम लोग भी चुप करो, मैंने चीख कर
कहना चाहा, पर मुझ में चीखा ही न गया। मन तो मेरा भी प्रसन्नता से उछलता जा रहा था। बच्चों की तरह नाच कूद कर अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ कि एक जो महिला है, जो उन बच्चों की माँ है, जिसकी बहुत अधिक आशा थी, इच्छा थी, आकांक्षाएं थी कि घर में डाइनिंग टेबल रहे। अब मैं मेज और कुर्सियां नहीं कहूंगा, डाइनिंग टेबल कहूंगा। ये साधारण सा है, आपके लिए भी समझ में आएगा। तो घर की जो जो प्रमुख स्त्री है, वो बच्चों को डांटती है, अरे खबर बेटो कभी देखा नहीं था। वास्तविक रूप में उसको भी बहुत अत्याधिक आनंद हुआ है। यद्यपि समाज या बंधन नहीं होते, वह भी बहुत अधिक जो है खुशी से उछल कूद करती है। तो अच्छा, अब ये बताओ उद्घाटन कैसे किया जाए। देखिए, अब नया डाइनिंग टेबल आया है, तो कहते कि इसका उद्घाटन कैसे किया जाए। अब जाहिर बात है, मैंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों की जो आशा आकांक्षाएं होती है, ऐसी कोई चीज आए तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, आनंद की बात होती है। और हमारे जो तुम्हारे घर होते हैं, उसमें भी कोई एक नई चीज लेते हैं, तो उसको जो है कहते कि कुछ मीठा हो जाए, मीठे से शुरुआत या आरंभ कर दे। पहले ये बहुत था, अब थोड़ा कम हो गया, रेडीमेड पेड़े वगैरह आते हैं, वही दिए जाते हैं। तो खैर, कहा कि अब इसका उद्घाटन कैसे किया जाए। तो बच्चे कहते थे कि मम्मी हलवा बनाओ ना। हाँ, तीनों के तीनों बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े। मतलब वहां पर 2-3 बच्चे हैं जो उसी स्त्री के हैं। वो कहते हैं कि मम्मी मम्मी आज हलवा बनाओ ना। अब हलवा हलवा यानी उस समय की बात है कि बहुत अधिक महंगा ये हलवा हुआ करता था। भुक्कड़ कही के, जैसे माँ ने कहा, मैंने एक मीठी झिड़की देते हुए कहा, पहले चाचा को तो बताने दो ना। पहले तुम्हारे ये चाचा, मतलब गिरीश जो है, ये चाचा है उन बच्चों के, अर्थात जो स्त्री है उसका देवर है। कहते अरे पहले चाचा को तो बताने दो। जैसे पंचों की राय हो, गिरीश बोला, और मैं बरामदे की सिगड़ी उठाने आंगन में चली गई। सुबह रोटी बनाने के बाद काफी सारी आंच बज गई थी, इसलिए मैंने ढक्कन लगा दिया था। उसे खोलते हुए हाथ अचानक रुक गए। सोचा घर में 500 की टेबल आई है और मैं एक दिन स्टोव नहीं जला सकती। 2-2 घंटे कतार में लगकर बच्चे लीटर 2 लीटर मिट्टी का तेल लाते हैं, उसे सुन के धन की तरह सहेज कर रखती हूँ। ऐसे अवसर पर ही तो उसका उपयोग होता है। मिट्टी का तेल और चीनी दोनों ही मेरी गृहस्थी के नासूर बन गए थे, इसलिए तो बच्चों के लिए हलवा भी मिठाई बन गया था। और वहाँ की जो घर की परिस्थिति है, ये काफी नाजुक है, और उसने सुबह से जो है वह अंगीठी या चूल्हा जला दिया था। और फिर इनके घर पर स्टोव भी था जो मिट्टी के तेल पर चलता है। बहुत मुश्किल से मिट्टी का तेल उपलब्ध होता है। बच्चे कई घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं और तब जाकर मिट्टी का तेल मिलता है। अब घर में नई टेबल आई है, 500 रुपए की टेबल आई है। फिर वह सोचती है कि बच्चे भी इतने तरस गए कि हलवा बनाओ, और मैं एक ऐसी हूँ तो मैं अभी भी चूल्हे पर बना रही हूँ, इसलिए सोचती है कि आज स्टोव जलाया जाए। देखिए, इस विडंबना को देखिए, इस समस्या को देखिए कि जो गरीब परिवार है, वो जो है वो स्टोव भी जलाना नहीं चाहता, या मिट्टी का तेल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कोई उच्च वर्ग है, उसके लिए मिट्टी का तेल कोई मायने नहीं रखता है, मतलब उसका जो खर्च है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन एक गरीब परिवार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहती कि अरे आज इतनी खुशी का दिन है, इसलिए मैं भी क्या चूल्हा जलाए बैठी हूँ, आज मैं स्टोव वगैरह लगाती हूँ। और बच्चे भी बेचारे कितने हलवे को तरस गए हैं, और वो हलवे को ही जिसे मिठाई कहते हैं। मैं स्टोव में हवा भर रही थी कि गिरीश पीछे आकर खड़ा हो गया। बस भाभी गैस और आ जाती तो घर में मजा आ जाता। और फिर गिरीश, जिसने ये टेबल लाई है, गिरीश जिसने वो जो डाइनिंग टेबल लाई है, वो आकर पास खड़ा हो गया और उसने कहा कि बस भाभी, अभी कब तक तुम स्टोव जलाओगी, अब घर में गैस आना चाहिए। देखिए, आधुनिकीकरण जिसको हम कहेंगे, जैसे शहरीकरण जिसको हम कहेंगे, तो ग्रामीण में आज भी चूल्हे जलते हैं। लेकिन यद्यपि आप शहर जाते हो तो शहर में आपको चूल्हा दिखाई नहीं देगा, इसकी जगह आपको गैस दिखाई देगी। तो वो कहता है कि बस वो भाभी, अब जो है स्टोव कब तक चलाओगी, घर में अगर गैस आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे नए कनेक्शन मिलते कहाँ हैं आजकल। मैंने इस अंदाज में कहा जैसे मिलते हो तो हम ले लेते, जैसे वो ना करना चाहती है, लेकिन बहाना ऐसे बनाती है, करे नए कनेक्शन कहाँ मिलते हैं अब।
वास्तविक रूप में यद्यपि कनेक्शन मिलता भी होगा तो इनके पास इतना पैसा थोड़ी है कि नया कनेक्शन ले, लेकिन भाभी जानती है कि क्यों गिरीश के पैसे जो है वो बर्बाद करें, इसलिए कहते हैं कि नए कनेक्शन कहाँ मिलते हैं। भाभी उस कुशल बुढ़ो से कहो ना एक सीमेंट का चबूतरा बना दे, जिससे मैंने कट्टे की बात की, चबूतरे की बात की। तो वो कहता है कि उस खुसर चबूत मतलब जो घर मालक है उस घर मालक को कह रहा है कि घर मालिक को कह दे कि एक चबूतरा बनाकर दे दे, हाँ 5-10 रुपए किराया ज्यादा ले दे, और क्या, हम किराया ज्यादा देने के लिए तैयार है, लेकिन नीचे बैठकर कब तक आप खाना बनाओगे, आपको परेशानी होगी ना। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, कितनी छोटी बातें हैं, लेकिन एक मध्यम वर्गीय या उससे निम्न वर्गीय परिवार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी बात है कि ये तरस जाते हैं गैस को, ये तरस जाते हैं चबूतरे को, ये तरस जाते हैं मिट्टी के तेल को, और उसी को बताने की कोशिश यहाँ पर मालती जोशी जी कर रही हैं। क्या है कि उससे कह दो मकान मालिक से एक चबूतरा बना कर दे दे, वो हो सके तो उस बात पे ज्यादा किराया, हमें कौन यहाँ जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि जो स्त्री है इसकी जो भाभी हो गई थी, नहीं हमें कहाँ जिंदगी गुजारनी है। मैंने कढ़ाई रखते हुए कहा कौन उस बूढ़े की चुरौती करे, और यहाँ खड़े होकर बनाना आता किसे है, 15 मिनट में टांगे जवाब दे दी। वो कहती कि नहीं नहीं हमें थोड़ी जिंदगी भर यहाँ रहना है, मतलब जैसे इनकी भी एक इच्छा है कि अपना घर हो, जो हर एक की इच्छा होती है, पता नहीं पूरी होगी ना होगी, लेकिन निम्न परिवार वर्ग का परिवार है। कहते कि नहीं नहीं, और फिर वो चबूतरा बनाएगा तो खाना बनाने आता किसको है, खड़े 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 रहकर खाना बनाना पड़ता है, टांगे जो है वो शायद जवाब दे देगी। मतलब ये सब क्या है, ये ये बहाने हैं, ये बहाने हैं खर्च न करवाने के या न लेने चीजें नहीं लेने की। वो तो एक बार आदत हो जाएगी ना तो फिर हो जाए, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही लकड़ी की एक मेज लेता आता हूँ, मकान मालिक को मारो गोली। देखिए वो कहता है, गिरीश कहता है अपने भाभी को, कोई बात नहीं भाभी, है ना, आ जाएगा, आदत धीरे धीरे हो जाएगी, मकान मालिक को मारो गोली। मैं क्या करता हूँ कल ही एक मेज और एक लेकर आ जाता हूँ, जिसको हम चबूतरा जैसे कहते हैं ना, उस तरह से लकड़ी का एक मैं मेज लेकर या टेबल लेकर आ जाता हूँ। फिर मम्मी माथुर आंटी की, फिर बच्चे जो है, बच्चे ये सब सुन रहे हैं, वहीं पर बच्चे कहते हाँ हाँ, फिर मम्मी क्या करेगी, माथुर आंटी की तरह हाउस कोट पहनकर खाना बनाया करेगी। मैंने जैसे जिक्र किया कहानी के आरंभ में, हाउस कोट पहनकर मम्मी भी माथुर आंटी की तरह, माथुर आंटी जो शायद इनसे उच्च स्तर का जीवन जीती है, उच्च वर्ग की स्त्री है, इसलिए माथुर आंटी, माथुर जैसे नाम से ही हमको पता चल जाता है कि थोड़ी सा इनका जो जीवन शैली है ये उच्च होगी, इसलिए माथुर आंटी इस तरह से ओवरकोट में खाना बनाती है। इसलिए कहते बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी भी माथुर आंटी की तरह फिर ओवरकोट बनकर खाना बनाएगी, है ना। पूनम ने ताली पीटते हुए कहा, हाँ चुप कर भवानी। देखिए पूनम एक बच्ची का नाम यहाँ पर आया है, एक बच्ची का नाम आया है, जो बच्चे वहां पर कहना है पूनम चुप कर भवानी, क्यों किसी का नाम लेती है, लड़ाई करवाएगी क्या, हाँ मैंने झपटते हुए कहा। और गिरीश तुम भी कान खोलकर सुन लो, हाँ यह इतनी महंगी डाइनिंग टेबल ले आए हो यही बहुत है, अब फिर बाजार गए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, कह देती हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो गए तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बहू के लिए गहने बनवा कर रख दूंगी। देखिए ये नहीं चाहती कि इतना सारा खर्च जो है इस गृहस्थी पर करे ये गिरीश, इसलिए कहती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम कोई खर्चा नहीं करोगे, हाँ कुछ टेबल वगैरह नहीं लाओगे, कोई बाजार नहीं जाओगे, अगर इतने ही पैसे आपके पास हो गए हो तो ज्यादा हो गए तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बहू के लिए, मतलब उसके पत्नी के लिए, हिंदी में इस तरह से कहा जाता है तुम्हारी बहू के लिए, तुम्हारी बहू के लिए मतलब ही उसके पत्नी के लिए होता है, तो तुम्हारी पत्नी के लिए गहने वगैरह बनाकर रख दूंगी, मैं तुम्हारे बहू के लिए गहना बनाकर रख दूंगी। चाचा की शादी होगी माँ, नीलम ने कहा। देखिए नीलम दूसरी एक पात्र आ गई है, जो उस की भतीजी है, जो गिरीश है उनकी भतीजी है, या उस स्त्री की ये लड़की है नीलम, क्योंकि ये सब सुनती है वहां पर, तो चाचा की शादी होगी, हाँ छोटी बच्ची इसलिए भोलेपन से कह देती है, नहीं तो क्या तुम्हारा बटा रहेगा, उसकी माँ कहती हाँ होगी, तो तुम्हारा बटा रहेगा। वो परले मोहल्ले वाले राम बाबू 3 बार चक्कर काट चुके हैं, जो ऊपर के मोहल्ले में जो राम बाबू रहते हैं वो 3 बार का चक्कर काट चुके हैं, मतलब 3 बार वो आए थे स्थल लेकर विवाह का, हाँ लेकर, उनकी बेटी है, जिसका नाम है कुसुम। तो लड़कियां ये सुनती है, अरे वो कुसुम दीदी, हाँ मम्मी प्लीज,
हाँ, पूनम ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, वो अपनी कुसुम दीदी के लिए आए होंगे तो साफ मना कर देना, मुझे वो जरा भी अच्छी नहीं लगती है, जो कुसुम दीदी मुझे अच्छी नहीं लगती है। वहां पर बात मत चलाओ। अरे वाह, कोई तेरी शादी की बात हो रही है तो इतना बढ़ चढ़ कर बोल रही है। चल उठ, मचान से पापड़ का डिब्बा निकाल दे। और पूनम, तू हाथ बांधे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? प्लेट चम्मच नहीं लगा सकती है? नीलम, गीले कपड़े से मेज पोंछ ले पहले। अरे तू क्यों बीच में जो तो सुन रही है? हाँ, शादी तेरी शादी की बात हो रही है क्या? मैं तेरे चाचा की शादी की बात कर रही हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा उस मेज पर से, उस जो है मचान पे से, मचान जो का बांधा हुआ होता है जिस पर लकड़ी होती है या फिर इस तरह से रखा जाता है, उस पर जो है डब्बे वगैरह रखे जाते हैं, जिसको मचान कहा जाता है, मराठी शब्द है। तो यहाँ से डब्बे वगैरह जो रखे, पापड़ के डब्बा वगैरह निकाल, क्योंकि आज डाइनिंग टेबल आई है, कुछ तो और भी चीजें बनानी चाहिए, पापड़ वगैरह तलने चाहिए। फिर पूनम कदी की तू जरा प्लेटें वगैरह निकाल दे। और नीलम तू क्या कर, गीले कपड़े से डाइनिंग टेबल को साफ वगैरह कर दे, उसको पोछा लगा दे। मैंने जरा सा डपट दिया तो बच्चे बेचारे अपना मुंह लेकर काम में जुट गए। गैस और डाइनिंग टेबल को लेकर मेरे मन में जो एक आक्रोश था, वह अनजाने उन पर उड़ेल दिया था मैंने। कई बार मन को समझाती हूँ कि सभी सपने किसी के पूरे नहीं होते, फिर भी कभी कभी वो बहक जाती है। एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस कहानी की जो मुझे लगी है, जो हमारे दिल को छू जाती है। मैंने नहा कि उनको गैस नहीं है या चबूतरा नहीं है, इससे मुझे भी गुस्सा आया था, और मैंने गुस्सा जो है अपनी बेटियों पर निकाला। इसके लिए वो जो है थोड़ी सी उदास हो जाती है। कई बार वो उनको समझाती है, कई बार क्या है कि सपने जो है वह किसी के पूरे नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। सपने हमारे मन में बहुत होते हैं, सपने हमारे मन में बहुत होते हैं, इच्छा आकांक्षाएं हमारी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या वो पूरे स्वप्न जो है हमारे पूरे होते हैं? तो उत्तर होगा नहीं, है ना? जो भी सपना देखा है, जो भी इच्छा आकांक्षाएं रखी है, वो कभी भी पूरी जो है वो नहीं होती है। और यही बात यहाँ पर ये गुप्तता की तलाश के माध्यम से मालिनी जोशी कहना चाहती है। फिर भी वो जो है बहक जाती है, स्त्री है, आशा फिर भी हम रखते हैं कि नहीं, नहीं कि होगा, आएगा, कोई चीज जो है हमको मिलेगी, हमको ये आशा रहती है। हो सकता है वो चीज ना मिले, लेकिन हम आशा उसकी करते रहते हैं। मम्मी, नई प्लेटें ले ले क्या? पूनम ने हंसते हुए कहा। जिसे हमारे घर पर भी एक कोई नया सा एक सेट होता है जिसको उठाकर रखा जाता है, जब कोई मेहमान आते हैं तो उस सेट को निकाला जाता है, उस बर्तन को निकाला जाता है। तो पूनम ने कहा, जिसे उद्घाटन हो रहा है ना डाइनिंग टेबल का, कहा कि नई प्लेट ले ले क्या? क्यों, पुरानी क्या हो गई? माँ ने कहा, अरे पुरानी ही ले लो। ठीक तो है भाभी, गिरीश ने कहा। हाँ, बच्चों का पक्ष लेते हुए कहा कि नई डाइनिंग टेबल घर में आई है, इतना अच्छा हलवा तुमने बनाया है, पुरानी प्लेटें भला क्या अच्छी लगेगी? उद्घाटन हो रहा है, जरा शान से होने दो। गिरीश ने जो है बीच में ही जो है बच्चों का साथ दिया और कहा कि नहीं नहीं भाभी, डाइनिंग टेबल आई है और डाइनिंग टेबल का उद्घाटन है। देखिए इन परिवार है कितना खुश है, कहता कि हलवा भी बनाया है, इतना अच्छा हलवा बनाया है, फिर पुरानी प्लेटें क्यों? हमको तो नई प्लेट लेनी चाहिए, और फिर इसका उद्घाटन भी कैसे होना चाहिए? शान से होना चाहिए। हा? फिर क्या था, नई प्लेटें, नए चम्मच, नए गिलास सब निकल आए। जैसे ही मैंने हलवे का ढोंगा मेज पर रखा, सबने एक साथ जोर से तालियां बजा दी, जैसे कोई रिबन काटता है या कोई नारियल फोड़ता है। उसी तरह से जैसे ही भाभी ने जो है उस जो पत्तल में वो जो हलवा लाया गया था, कढ़ाई में जो हलवा बनाया गया था, जैसे इसमें जो है चमचा डाला गया, जैसे ही खुलकर डाला गया, सभी बच्चों ने जो है वहां पर तालियां वगैरह बजा दी। मतलब विधिवत जो है इस डाइनिंग टेबल का यहाँ पर उद्घाटन हो गया। अरे जरा धीरे, हाँ अभी सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। अरे धीरे धीरे, इतना क्यों जोर से? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। मैंने मतलब भाभी ने जो है वो कृत्रिम जैसे बनावटी जिसको हम कहते हैं उस भाषा में कहा। पर सत्य ये था कि मैं खुद चाह रही थी कि एक बार सारा मोहल्ला आकर मेरी नई टेबल देख ले। देखिए कितना कितनी खुशी उसको अंदर से हो रही है, उसके आकांक्षा या इच्छा की पूर्ति की हो रही
रही है कि वो चाहती है कि सारा मोहल्ला आए और देखे कि अरे वाह, इनके घर पर डाइनिंग टेबल आई है। ये स्वयं चाहती है, लेकिन लोक लाज या कहो कि संस्कार के कारण कहती, अरे इतने जोर से तालियां मत बजाओ, सारे मोहल्ले वाले आ जाएंगे। चाहती तो यही है कि मोहल्ले वाले आकर इसको देख ले। इस टेबल का महत्व मेरे लिए और ज्यादा था, इसलिए कि वो गिरीश की भेंट थी, अपनी भाभी के लिए, अपनी कमाई की पहली भेंट। और ये जो है इसका जो डाइनिंग टेबल का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जा रहा था उस भाभी के लिए, क्योंकि भाभी के लिए गिरीश ने लाई हुई ये पहली भेंट थी, उसके पहले कमाई की ये भेंट थी। अब देखिए प्रश्न उपस्थित होते हैं हमारे मन में कि गिरीश की पहली कमाई की ये भेंट है, तो गिरीश करता क्या है? गिरीश की कौन सी नौकरी है, कौन सी नौकरी वो करता है जिसका उसको वेतन मिला है, और उसने जो है इतनी कीमती भेंट या डाइनिंग टेबल की भेंट जो है वो भाभी को दे दी है ना। अब यहाँ से कथा जो है फ्लैशबैक में जाएगी कि गिरीश पहले क्या था, या किस प्रकार का वह लड़का था, और उसमें परिवर्तन कैसे आया, और वो अब क्या करता है। क्या गिरीश कोई अच्छी भली नौकरी करता है? क्या बहुत अधिक ऊंचे पद पर है? क्या या कहानी में वो जो भाभी का वर्णन किया गया है उनके पति का भी वर्णन होगा, या उनके पति क्या करते हैं, कौन है? क्योंकि जब बच्चों का उल्लेख आया है, स्वयं पत्नी का उल्लेख आया है, जाहिर बात है कि पति भी होगा, तो उनके पति क्या करते हैं, यह भी एक सवाल है। भाभी जब इतनी बात कर रही है कि पहली तनख्वाह है और उसकी भेंट है, तो ये कौन सी नौकरी करता है? ऐसे कई अनगिनत सवाल हमारे सामने उपस्थित होते हैं, यहाँ तक कि जो हमने कहानी देखी है अब तक। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं देता है कि अगला जो विशेष कहानी बाकी बची है उसको हम अगले पीरियड में ले लेंगे। आपको जब भी YouTube पर इसकी लिंक शेयर की जाती है, साझा की जाती है, आपको एक साथ भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने हैं ताकि आपको कहानी पूर्ण रूप से समझ में आ सके। मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।